Hello students, in this video we'll discuss theme 1, a period of transition, chapter number 1, the beginning of the modern world. Students, in the entire world, most of the countries has divided his history into three: ancient, medieval and modern. Okay, पूरी दुनिया में बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है: एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री बच्चा आप लोगों ने कंप्लीट की क्लास 6 में, जहाँ पर आपने किसको पढ़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अशोक, जैनिज्म, बुद्धिज्म। फिर मिडेवल पीरियड आया, तो मिडेवल पीरियड में आपने राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी पढ़ा, राइज ऑफ इस्लाम पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, स्लेव डायनेस्टी को पढ़ा, है ना, और टर्किश इन्वेशंस देखे, और लास्ट में हमने मुगल एम्पायर देखा। और जो मॉडर्न पीरियड है इसकी स्टार्टिंग ये होती है जब से ये जो मुगल एम्पायर है ये डिक्लाइन होने लगता है। मतलब 1707 में जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगजेब, लास्ट रूलर नहीं बोल रही हूँ बेटा मैं, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगजेब। इनकी जैसे ही डेथ होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर धीरे 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 एक्वायर करने की कोशिश करती है, और यहीं से हम लोग शुरू करते हैं हमारे मॉडर्न पीरियड को। ठीक है बात? पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री मोस्ट कंट्रीज में क्लासीफाई है थ्री पार्ट्स में, दैट आई हैव टोल्ड यू: एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। और स्टूडेंट्स, हर एक पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे पीरियड से बिल्कुल अलग है। भले पॉलिटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, या रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स की बात करें। ठीक हुई बात? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, एवरी पीरियड हैज सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो चीज़ें एंशिएंट में थी वो मिडेवल पीरियड में नहीं मिलेगी। मिडेवल पीरियड एंशिएंट और मॉडर्न दोनों से अलग होगा, और मॉडर्न पीरियड भी पैरेलली दोनों से अलग होगा, है ना। और इसीलिए इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स, भले ही वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और रिलीजियस हो, ये ही इन पीरियड्स को एक दूसरे से अलग बनाता है। One question is there, students: what is the need of this classification? This classification help us to bring sense of order. ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है इससे हमें एक सेंस ऑफ ऑर्डर आएगा, कंटिन्यूटी आएगी टूवर्ड्स द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। ये जो विस्मयकारी, वीवाल्डरिंग मतलब क्या होता है? विस्मयकारी। ये जो विस्मयकारी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, प्रोसेसेस हुई हैं, उसके रिगार्ड्स में हम एक सेंस ऑफ ऑर्डर और कंटिन्यूटी बना पाए, फ्रेम कर पाए। इसलिए हमने हिस्ट्री को क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। दैट हैव टेकन प्लेस ओवर सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशन। ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है बच्चा। आज अगर मैं करंट डे से इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ कि वो कितनी पुरानी है, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर बैक की वो बात है। तो इतनी सेंचुरीज से ये जो इवोल्यूशन हुआ है इसको आप समझ पाएँ, एक ऑर्डर, एक कंटिन्यूटी देख पाएँ, उसके लिए हिस्ट्री को क्लासीफाई करना ज़रूरी था। क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है बच्चा टू पुट द पास्ट इनटू पर्सपेक्टिव। आज पास्ट को हम आज के हिसाब से, या आज हमारा ऐसा क्यों है क्योंकि हमारा पास्ट ऐसा था। ठीक है बात? ये सब जानने के लिए हिस्ट्री को डिवाइड करना ज़रूरी था। ठीक है, पास्ट इनटू पर्सपेक्टिव का मीनिंग होता है किसी चीज़ को, किसी इवेंट को जो पास्ट में हुआ है उसको आज से कंपेयर करना। एंड टू सी द टर्निंग पॉइंट्स एंड ट्रांजिशन पीरियड, कैसे टर्निंग पॉइंट्स आए, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, किस तरीके का कंप्लीट ट्रांजिशन हुआ, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी था हिस्ट्री को क्लासीफाई करना। अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जो हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं वो डिफ़र करते हैं बेटा वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर हम इंडिया और यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड को कंपेयर करें तो हमारा एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न पीरियड उनसे पीछे रहा है। ठीक है बात? पीछे रहा मैं कैसे बोल रही हूँ? हमसे पहले उनका मिडेवल पीरियड स्टार्ट हो गया, हमसे पहले ही उनका मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। इंडिया से पहले वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एजुकेशन साइंस में उन्होंने हमसे पहले ज़्यादा फोकस किया तो उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन मिल गया, हमको उनसे बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन मिला। ठीक है बात? तो हिस्टोरिकल जो पीरियड हैं वो हर कंट्री में डिफ़र करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो डिपेंड करते हैं वो कंट्री किस स्टेज पे है डेवलपमेंट की। यूरोप में जो मॉडर्न एज है वो स्टार्ट हुई 15वीं सेंचुरी में। ठीक है बात? वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मॉडर्न एज की स्टार्टिंग होती है मिड 18th सेंचुरी से। अब 15th सेंचुरी बेटा वो पीरियड है जो 1401 से शुरू होकर 1500 में ख़त्म हो गया।
ठीक हुई बात। और 18 सेंचुरी वो पीरियड है जो 1701 से स्टार्ट होके 1800 पे ख़त्म हो गया। तो देखो फ़र्क है ना, 300 सेंचुरीज़ का फ़र्क है। क्लियर होगी बात। यहाँ 15 सेंचुरी में मॉडर्न एज स्टार्ट हो गया और हमारे इंडिया में वही मिड 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। थिंक अबाउट इट, 1401 टू 1500 में मॉडर्न पीरियड आ चुका है। हमारे यहाँ वही मॉडर्न पीरियड 1701 से 1800 में आ रहा है। तो मेजर टर्निंग पॉइंट है जो इंडियाज ट्रांजिशन, मतलब इंडिया के ट्रांजिशन में फ्रॉम मिडवल टू मॉडर्न एज, वो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। और ब्रिटिश इंडिया को कॉन्क्वेस्ट क्यों कर पाए बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, मुगल एम्पायर था, उसका डिक्लाइन होने लगा आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है बात। तो हमारे इंडिया में जो मेजर टर्निंग पॉइंट है इंडिया के ट्रांजिशन का, जहाँ हम मिडवल से मॉडर्न में पहुँचे, वो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स का इंडिया जीतने से। इन द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें तो इंडिया हैज बीन इन्वेडेड एंड कनकर्ड बाय फॉरेनर्स। टर्क इन्वेजन इंडिया में हुए, है ना। तो इन्वेजन्स की तो हिस्ट्री थी। अलेक्जेंडर भी इंडिया में आया, इंडिया को इन्वेड किया। बहुत सारे टर्क इंडिया में आए, इंडिया को इन्वेड किया। चंगेज़ खान ने भी ट्राई किया। तो इंडिया में तो हिस्ट्री रही है इन्वेजन्स की। पर जो ब्रिटिशर्स थे वो इन सबसे थोड़े से अलग थे। However, unlike the earlier conquerors, the British did not settle down and adapt to an Indian way of life. ब्रिटिशर्स ने हमें जीता तो, पर वो पुराने कनकरर से थोड़े से अलग थे। ऐसा नहीं हुआ कि वो इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में जैसे लोग रहते हैं उस हिसाब से जीना सीख लिया, जबकि उन्होंने तो हमें ही अपने जैसा बना लिया। For the first time, India was ruled from outside by foreigner and subjected to an alien rule for about 200 years. लगभग 200 साल एक एलियन रेस, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश, वो हमारे ऊपर रूल करके गए। ये पहला टाइम था जब इंडिया के बाहर से कोई फॉरेनर इंडिया में रूल कर रहा है, ठीक है। और वो भी कितने साल? 200 ईयर्स। एक शार्प डिवाइड है ब्रिटिश रूलर्स में और इंडियंस में, जिसको आज तक कभी ब्रिज नहीं किया गया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा विशेषता। तो मॉडर्न एज की क्या विशेषता थी? अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रैशनलिज्म। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पर वोटिंग होगी, वोट्स के थ्रू इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के थ्रू किंग क्वीन नहीं होंगे, इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट बनेगी। अर्बनाइजेशन मीन्स रूरल इकॉनमी से आप लोग किस पे शिफ्ट कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल इकॉनमी पे। तो अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर फैक्ट्री बनेगी लोग वहाँ पर आके क्या करने लग जाएंगे बेटा? रहने लग जाएंगे। फिर मतलब रूरल इकोनॉमी से आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे शिफ्ट कर रहे हो। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होंगे। रैशनलिज्म मतलब लोग लॉजिकली सोचेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हैंडमेड गुड से हम मशीन मेड गुड पे पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, स्टीम इंजन आया, सीड ड्रिल आया, प्रिंटिंग प्रेस आई। फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज़ मिलेगी जो हमें किंग्स के टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। एंड ह्यूमनिज्म, मेजर फोकस इज ऑन ह्यूमनिज्म। पहले गॉड सेंटर में था, पर अब सेंटर में कौन आ गया? ह्यूमन। मतलब सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू ह्यूमन होंगी। सोर्स मटेरियल्स, अगर हम स्टूडेंट सोर्स मटेरियल की बात करें तो मॉडर्न पीरियड के हिस्ट्री के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमें कोई कमी नहीं है मटेरियल्स की। भर भर के मटेरियल अवेलेबल है। The vast range and quantity of source material for the modern age in India helps us to study the history of this period. बहुत सारा, बहुत क्वालिटी में भी और बहुत क्वांटिटी में भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें हेल्प करेगा इंडिया के मॉडर्न एज को पढ़ने में एक ग्रेट डिटेल में और विथ एक्यूरेसी। क्योंकि उस टाइम के रिटर्न रिकॉर्ड, प्रेस न्यूज़, ऑटोबायोग्राफीज, इवन सर्वे रिकॉर्ड, सब कुछ आपको मिलेगा। जो सोर्स मटेरियल है मॉडर्न एज के, उन्हें आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है बात। तो प्राइमरी सोर्सेज अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे जो प्राइमरी सोर्सेज हैं मॉडर्न पीरियड के, उन्हें प्रिजर्व, संरक्षित करके रखा गया है, संभाल के रखा गया है। कहाँ पर बच्चा? आर्चीव्स में और म्यूजियम्स में।
स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखा करो ना बेटा कि जब आप इमेजेस एक बार ले रहे हैं, पीडीएफ अगर आप एक बार बना रहे हैं तो ध्यान तो रखो कि ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब वो म्यूजियम में जो रखा गया है, आर्चिव्स में जो रखा गया है, वो क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड को संभाल के रखा गया है। लिटरेरी वर्क जैसे अकाउंट ऑफ यूरोपियन रेसिडेंट्स, विजिटर्स, इंडियन ऑफिशियल्स के अकाउंट, नॉवेल, प्ले, शॉर्ट स्टोरी, पोएम्स बाय ब्रिटिश एंड इंडियन ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड। ब्रिटिश ऑथर्स भी थे, इंडियन ऑथर्स भी थे, किसी ने नॉवल लिखा, किसी ने प्ले, किसी ने शॉर्ट स्टोरी, वो सब भी है। देन हिस्टोरिकल वर्क्स। हिस्टोरिकल वर्क्स किसने किया? कंटेम्प्ररी हिस्टोरियंस ने। आर्टिस्टिक वर्क्स जैसे कि पेंटिंग, स्केच, एनग्रेविंग एंड ड्राइंग। आर्टिस्टिक वर्क में क्या आएगा? पेंटिंग बनाई होंगी, स्केच बनाए होंगे, कुछ एनग्रेव किया होगा। एनग्रेव क्या होता है? किसी हार्ड सरफेस पे हम जो खुरच के जो कुछ बना देते हैं वो एनग्रेविंग होता है। और ड्राइंग्स, ये इस टाइम में फोटोग्राफ्स ली जाने लगी थी, ऑडियो कैसेट्स थे, फिल्म्स थी, वीडियो टेप्स थे, तो हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ को इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के रिकॉर्ड करके रखा है। न्यूज़पेपर भी चलते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी चलते थे और बहुत सारी इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी चलते थे, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में। कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं जैसे मॉन्यूमेंट एंड आर्टिफैक्ट्स। फिर ओरल हिस्ट्री। देन सेकेंडरी सोर्सेज। जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उसमें इंक्लूड होती हैं बुक्स, रिव्यूज़, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स। वर्क, रिव्यू, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, ये किसने लिखे हैं बेटा? हिस्टोरियंस ने लिखे हैं और स्कॉलर्स ने लिखे हैं जिन्होंने रिसर्च की है प्राइमरी सोर्स मटेरियल पे। सपोज करो मैं म्यूज़ियम में जाऊँ या मैं आर्चीव में जाऊँ, चली गई, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा और उन चीज़ों को देखने के बाद अपना इंटरप्रिटेशन, अपना एनालिसिस अगर किसी बुक में लिखा तो बेटा वो जो बुक मैंने लिखी है वो सेकेंडरी सोर्स है जिसको आप पढ़ रहे हैं। प्राइमरी सोर्स क्या है? वो आर्चीव्स के रिकॉर्ड, वो सर्वे रिपोर्ट जो वहाँ पर रखी हुई हैं। अभी डिफरेंस समझ में आया? प्राइमरी सोर्स क्या होगा? जो उस टाइम का रखा हुआ है उसको देखकर अगर मैंने कोई बुक लिखी तो आपके लिए मेरी बुक क्या है? सेकेंडरी सोर्स। ठीक है बात। यहाँ पर इंटरप्रेट एविडेंसेस हैं एंड अराइव एट कंक्लूजन। हमने इंटरप्रेट किया, चीज़ों को अपने हिसाब से देखा, लिखा और एक कंक्लूजन बना लिया। क्योंकि जो मॉडर्न एज है इंडिया में वो बिगिन कब होती है बच्चा? विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जो रूट्स हैं ट्रांजिशन की मिडवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में, उनको आप ट्रेस कैसे कर सकते हो? बैक टू यूरोप, मस्ट बी ट्रेस बैक टू यूरोप। तो अगर हमें समझना है कि जो ब्रिटिश रूल है उसका इंडियन हिस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले वो देखें कि उस पर्टिकुलर टाइम में यूरोप में क्या चेंजेस आ रहे थे। इम्पेरेटिव मतलब जोड़ देने, ये बहुत सोचने समझने की बात है कि अगर आपको ब्रिटिश रूल के टाइम जो इंडिया की कंडीशन थी, सिचुएशन थी, उसकी हिस्ट्री को जानना है तो आप पहले कहाँ चलें? यूरोप। ठीक है बात। तो हम देखेंगे मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। यूरोप ने एंटर किया मॉडर्न एज में 15th सेंचुरी में। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। फ्यूडलिज्म डिक्लाइन कर गया। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है बेटा सामंत प्रथा। सामंतवाद में क्या होता था? पूरी इकॉनमी बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टॉर्टेड थी। राजा 2 4 10 लोगों को अपना सामंत फ्यूडल लॉर्ड्स बना देता था। वो फ्यूडल लॉर्ड्स अपने अंदर लोगों से बुरी तरह काम करवाते, उनको एक्सप्लॉइट करते, टैक्स रियलाइज करते और एक आर्मी मेंटेन करते। और जब जहाँ राजा को जरूरत पड़ती राजा उस आर्मी का यूज़ करता है। तो ये जो सिस्टम था फ्यूडलिज्म का, ये डिक्लाइन हो गया। कब? मॉडर्न एज में। नए टाउन्स डेवलप हुए, ट्रेड बढ़ गया। तो यूरोप की मॉडर्न पीरियड में क्या हो रहा है बेटा? फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, नए टाउन्स बन रहे हैं, ट्रेड भी बढ़ रहा है। ये देखो, ये न्यूज़पेपर बहुत पुराने टाइम का है। कब कहाँ का है बच्चा? ये लंदन न्यूज़ है। ये न्यूज़ रिपोर्ट ब्रिटिश न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई है। ये इलस्ट्रेट कर रही है, बता रही है फेमाइन जो इंडिया में आया था उसके रिगार्ड में इंफॉर्मेशन दे रही है। और देखो यहाँ पर हम कहाँ थे? यहाँ थे ना कि ट्रेड हैड इंक्रीज, ट्रेड बढ़ गया। और जो राइट्स थे इंडिविजुअल्स के वो स्ट्रॉन्ग होने लगे। अब लोग लिबर्टी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ठीक है।
डिस्पाइट दिस चेंजेस, बहुत सारा ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था अभी भी वहाँ पर फ्यूडलिज्म था। कब तक? 16th सेंचुरी का। देखो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया तो बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड में पहले हो गई, फ्यूडल सिस्टम पहले इंग्लैंड में ख़त्म हो गया, पर अभी भी बहुत सारी जगहों पर फ्यूडल सिस्टम कंटिन्यू था। कब तक? 16th सेंचुरी तक। ईस्टर्न यूरोप रिमेन बैकवर्ड टिल ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी, और जो ईस्टर्न यूरोप था वो 18th सेंचुरी तक बैकवर्ड रहा। अब ईस्टर्न यूरोप किसको बोलते हैं बेटा? देखो ये अगर यूरोप का मैप है तो यहाँ पर है इंग्लैंड, है ना, ईस्ट इसको बोल रहे हैं, मतलब ये रशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। और ये वाला पार्ट इटली, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, डच, नीदरलैंड के निवासियों को डच बोलते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, ये पहले डेवलप हो चुके थे। ईस्ट वाला पार्ट डेवलप नहीं हुआ था। कब तक डेवलप नहीं हुआ था? 18th सेंचुरी तक। द रेनेसांस, ठीक है, द रेनेसांस 3 सेंचुरीज, कब से कब तक बेटा? 1300 से 1600 तक। 3 सेंचुरीज मतलब अ पीरियड ऑफ 300, कब से कब तक? 1300 टू 1600। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए, डिस्कवरीज हुई अक्रॉस यूरोप, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स ऑफ चेंज आए, डिस्कवरी हुई, पूरे यूरोप में हुई, जिसने रेडिकली लोगों के रहने के तरीके को, उनके सोचने के तरीके को चेंज कर दिया। ठीक हुई बात? In the 3 centuries between 1300 to 1600 and 1600, great movement of change and discovery spread across Europe that radically altered or changed the pattern of thinking, the pattern of living in all over Europe, across Europe. Okay, इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? रेनासेंस या रेनाइसेंस। ये जो मूवमेंट आई ये रिप्रेजेंट करती है न्यू स्पिरिट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, एक नई तरीके की बात करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेनाइसेंस। रेनाइसेंस फ्रेंच वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है या रीबर्थ या रिवाइवल, रिवाइव होना, रीबर्थ होना, पुनर्जागरण हिंदी में बोलते हैं। तो रेनाइसेंस अशर्ड, उशर्ड नहीं पढ़ना है इसको पढ़ना है अशर्ड। रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन यूरोप, बहुत रिवोल्यूशनरी, एकदम क्रांतिकारी, विद्रोही चेंजेस लेके आया रेनाइसेंस, असर्ड, है ना, नॉट उशर्ड। और यहाँ से ही ट्रांजिशन स्टार्ट होता है मिडवर्ल्ड टू मॉडर्न एज इन यूरोप। एक्सपांशन हुआ ट्रेड का, ट्रेड चारों तरफ फैलने लगा। वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, वॉयजेस का मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है, वॉयजेस होने लगे। इटालियन मर्चेंट्स वॉयजेस कर रहे थे, बड़े बड़े शिप्स लेके यहाँ वहाँ डिस्टेंट लैंड तक जा रहे थे। इनका इंटरेक्शन बहुत सारी सोसाइटी से हो रहा था, तो इनकी जो वेल्थ थी, प्रॉस्पेरिटी थी, वो बढ़ती जा रही थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया रेनाइसेंस की बिगिनिंग में, की शुरुआत में, ठीक है। रेनाइसेंस की अगर शुरुआत हुई है तो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रेड के एक्सपांशन का, वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी का, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसकी भी फार रीचिंग कंसिक्वेंसीज हैं, वो था कैप्चर ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ये बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल है। पहले बाइजेंटीन एम्पायर हुआ करता था जिसे हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते हैं। बाइजेंटीन एम्पायर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? ईस्टर्न रोमन एम्पायर। यहाँ की कैपिटल थी कंस्टेंटिनोपल, जिसे आज हम बोलते हैं इस्तांबुल। आज क्या नाम है कंस्टेंटिनोपल का? इस्तांबुल। और इस्तांबुल किसकी कैपिटल है? तुर्की। कमाल अतातुर्क का नाम तुम लोगों ने सुना होगा ना, सर्च करना कमाल अतातुर्क, मॉडर्न डे टर्की, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हीं की देन है। तो मॉडर्न डे टर्की जिसकी कैपिटल है इस्तांबुल, और इस्तांबुल ही नया नाम है किसका? कंस्टेंटिनोपल। इसके ऊपर एक सॉन्ग भी है, कंस्टेंटिनोपल नोन एज इस्तांबुल या इस्तांबुल, ऐसा करके कुछ सॉन्ग है, सर्च करना। जैसे डालोगे ना कंस्टेंटिनोपल इस्तांबुल सॉन्ग आ जाएगा। तो फिर से एक बात, बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल क्या थी? कंस्टेंटिनोपल, जिसको कैप्चर कर लिया गया, कंस्टेंटिनोपल का फॉल हो गया। कब? 1453 में। कब बेटा? 1453 में बाय द ऑटोमन टर्क्स। ठीक है बात। Byzantine Empire, Eastern Roman Empire basically belongs from Christianity, but now it
फेल्स अंडर द हैंड्स ऑफ ऑटोमन टर्क्स। और स्टूडेंट्स ये पेंटिंग है, ये बताती है कैसे कंस्टेंटिनोपल को जीत लिया 1453 में। किसने जीता? ऑटोमन टर्क्स। तो इस टाइम में क्या हुआ बेटा, इस ईस्टर्न रोमन एम्पायर में बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर रहते थे। ये वहाँ से भागे, कहाँ से भागे? कंस्टेंटिनोपल से भागे, जो कि एक ग्रेट सेंटर था क्लासिकल और ग्रीक और रोमन लर्निंग का। कंस्टेंटिनोपल एक बहुत बड़ा सेंटर था जहाँ पर क्लासिकल, ग्रीक और रोमन लर्निंग होती थी। क्योंकि अब कंस्टेंटिनोपल ऑटोमन टर्क्स के कंट्रोल में आ गया, तो यहाँ से जो स्कॉलर्स थे वो उसको छोड़ के चले। कहाँ गए? अब ये लोग गए इटली विथ रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट। जो भी उनके पास आसपास बहुत इंपॉर्टेंट उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट थी, उनको लिया और कहाँ भागे? इटली भागे। कौन भागे? स्कॉलर्स। कहाँ से भागे? कंस्टेंटिनोपल से। ये जो स्कॉलर थे इन्हें पैट्रोनाइज किया, एनकरेज किया रूलर्स ने, ठीक है, स्कॉलर्स एंड द रिच इटालियन मर्चेंट्स। इटालियन स्कॉलर्स ने, इटालियन मर्चेंट्स ने, इटालियन रूलर्स ने इनको अपने पास रखा, इनकी लाइवलीहुड का पूरा अरेंजमेंट किया, ठीक है। रोम, फ्लोरेंस, मिलान, वेनाइस, यहाँ पर ये लोग रहे आके। लाइब्रेरीज बनी, यूनिवर्सिटीज़ बनी। किसके लिए बनी? टू प्रमोट क्लासिकल एंड मॉडर्न लर्निंग। मॉडर्न लर्निंग को, क्लासिकल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इटली में बनने लग गई। द रेनाइसेंस और द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रेको रोमन लर्निंग। क्लासिकल ग्रेको रोमन लर्निंग क्या है बच्चा? एंशियंट ग्रीक और रोमन की जो लर्निंग थी उनके रिवाइवल की बात हो रही है। कब? रेनाइसेंस में। इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, एनकरेज किया कि आप क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, जो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ हैं, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको चैलेंज करो जो उनके ऊपर थोपे गए हैं। चर्च ने, किंग्स ने जो इंस्टीट्यूशन, जो एस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ लोगों पे थोपे गए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करो, उनको चैलेंज करो, भाई ये गलत है, हम ये नहीं करेंगे। ऐसी बात रिनाइसेंस पीरियड में होने लगी। They refused to blindly accept the dictates of their rulers and the church. चर्च जो बोलेगा उसको ब्लाइंडली मानना उन्होंने बंद कर दिया और रूलर्स जो बोलते थे उसको मानना बंद कर दिया। अब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो ब्लाइंडली ना रूलर्स को एक्सेप्ट करने को रेडी थे, ना ही चर्च को एक्सेप्ट करने को रेडी थे। दे डिमांडेड टू नो द ट्रुथ बेस्ड ऑन लॉजिक। वो उस सत्य की बात करते थे जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक हो। बिना लॉजिक के वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। लॉजिक हो, रीज़न हो, तभी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और हर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे जो जिसके पीछे कोई तुक ना हो, कोई लॉजिक ना हो। जब तक हम उसको किस लॉजिक के बेसिस पे, रीज़न के बेसिस पे हम वो बात खरी नहीं उतर जाती, हम उस बात को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। हर चीज़ वही एक्सेप्ट करेंगे जिसके पीछे लॉजिक हो, रीज़न हो। ये जो नई स्पिरिट आई थी रैशनलिज्म की, इससे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ लोगों में, इंक्वायरी की स्पिरिट आई। और ये जो साइंटिफिक टेम्पर था एंड द डिज़ायर टू इंक्वायर, सत्य की तलाश में, ये जो इच्छा थी इंक्वायरी की, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों के अंदर डेवलपमेंट हुआ, इससे उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। और वो डेवलपमेंट सिर्फ एक दो फील्ड में नहीं हुए बेटा, आर्ट में भी हुए, आर्किटेक्चर में हुए, स्कल्पचर में हुए। आर्ट, आर्किटेक्चर मतलब जो घर बिल्डिंग बनाने की जो विधा होती है उसमें, स्कल्पचर मूर्ति बनाने में, पेंटिंग चित्रकारी में, लिटरेचर लिखने में, मतलब जो नॉवेल्स वगैरह लिखी गई, साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरीज, हर फील्ड में आपको बहुत सारे डेवलपमेंट दिखे। जो रेनासेंस स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने अपना जो फोकस है वो डिवाइन अफेयर्स, भगवान, गॉड से थोड़ा सा हटा के किसके ऊपर शिफ्ट किया? ह्यूमन अफेयर्स पे शिफ्ट हुआ। मतलब फोकस जो पहले बेसिकली डिवाइन अफेयर्स पे था, अब वो चर्च को बहुत ज़्यादा वेटेज देने लगे थे, है ना, कर्म कांड को बहुत ज़्यादा वेटेज था। अब वो किस पे शिफ्ट कर गया? ह्यूमन अफेयर्स पे शिफ्ट कर गया। जो स्पिरिट थी ह्यूमनिज्म की वो सेंट्रल हो गई न्यू लर्निंग की। नई जो लर्निंग हो गई उसके सेंटर में क्या था? ह्यूमनिज्म।
जो मिडेवल प्री ऑक्यूपेशन था, रिलीजियन, आफ्टर लाइफ, हेवन, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, मरने के बाद जीवन कैसे होगा, धर्म, इस सब को रिप्लेस कर दिया डीप अबाइडिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब आप लोग इसी लाइफ को सोच रहे हैं, ह्यूमन अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बाद में स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, किसी को चिंता नहीं है। धर्म क्या है? कुछ नहीं। देयर जॉयज एंड चॉर्म्स, डिजायर्स एंड फुलफिलमेंट, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। आज की फ्रीडम, आज की क्रिएटिविटी, आज के डिजायर, उनको फुलफिल करना, बस इसी पे पूरा फोकस था। जो रिनाइसेंस की स्पिरिट थी, the spirit of Renaissance period found expression in every aspect of human life, और इसने ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को कुछ ना कुछ दिया। ये जो पीरियड था, इसमें आउटबर्स्ट हुआ क्रिएटिविटी का भी और ब्रिलियंस का भी। ठीक है बात? ये जो रिनाइसेंस का पीरियड था, इसमें क्रिएटिविटी में भी आउटबर्स्ट हुआ और ब्रिलियंस में भी बहुत सारी वो चीज़ें हमें देखने को मिली जो पहले हमने कभी देखी नहीं थी, सोची नहीं थी। वॉयजेस एंड डिस्कवरीज। The Renaissance also fostered a spirit of exploration and discovery. डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन की जो स्पिरिट थी उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया किसने? रिनाइसेंस ने। ये जो पीरियड था, ब्रेड a spread of adventure and desire to explore the unknown. कुछ नई चीज़ों को जानो, जिन चीज़ों को हम आज तक नहीं जान पाए थे उनको खोजो, इस बात की बातें होने लगी। जैसे एक्सप्लोरेशन में बहुत सारे न्यू लैंड्स को ढूंढा गया। मिड 15th सेंचुरी में जो ऑटोमन टर्क्स थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया एशिया माइनर को और कट ऑफ कर दिया डायरेक्ट लैंड लिंक भी एशिया एंड यूरोप, एशिया और यूरोप के बीच में जो डायरेक्ट लिंक था उसको कट करने का काम किया ऑटोमन टर्क्स ने। एशिया माइनर के ऊपर कब्जा किसका हो गया? ऑटोमन टर्क्स के ऊपर। जैसे ये है यूरोप और ये है एशिया, इनके बीच में किसका कंट्रोल हो गया? ऑटोमन टर्क्स के। तो उन्होंने यहाँ से इनको यहाँ जाने नहीं दिया। जो टर्क्स थे वो मेन पोर्ट्स को, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के जो मेजर पोर्ट्स थे उनको भी कंट्रोल करने लगे और रेड करने लगे यूरोपियन शिप्स को। और उनके ऊपर देखो, रेड करना तो लूटना हो गया, वो शिप्स को लूटते तो लूटते हैं, कई बार उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस भी लगाते। टैक्सेस लगाना फिर भी ठीक था, लूटना तो बिल्कुल सही नहीं था। तो क्या बात समझ में आ रही कि एशिया और यूरोप के बीच में जो रास्ता था उसके ऊपर कब्जा किसका हो गया? ऑटोमन टर्क। अब जो मेडिटेरेनियन सी पे जितने भी मेजर पोर्ट्स थे उन सब के ऊपर भी कब्जा किसका? ऑटोमन टर्क का। तो ये शिप्स को यहाँ जाने नहीं दे रहे, उसके पहले ही उन्हें लूट ले रहे, ठीक है, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा रहे। और इससे यूरोपियन ट्रेड को एक ग्रेट ब्लो मिला, बहुत पीछे की तरफ चला गया यूरोपियन ट्रेड। इट गेव राइज टू, और इसकी वजह से कुछ अच्छे काम होंगे। और वो अच्छे कामों में सबसे अर्जेंट काम होगा कि भैया रास्ता ढूंढो। इन लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो क्या यही रास्ता है एशिया तक पहुंचने का? चलो दूसरे रास्ते ढूंढो, वहाँ से हम चलेंगे, अल्टरनेट सी रूट ढूंढो। ग्रेट वॉयजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन वर अंडरटेकन। ग्रेट वॉयजेस लिए किसके लिए? एक्सप्लोरेशन के लिए। और फिर ग्रेट डिस्कवरीज भी हुई, न्यू रूट्स ढूंढे, न्यू लैंड्स ढूंढी गई। इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज की अगर हम बात करें तो 15th सेंचुरी में एक पोर्तुगीज प्रिंस थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस को पहुंचाया, एक्सप्लोर द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, कि भाई अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे जाओ और ढूंढो, वहाँ पर देखो क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन्होंने मैप बनवाए इन एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे। ही प्रिपेयर्ड मैप्स बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लोरेशन। 1488 में, कब? 1488 में एक एक्सपीडिशन था जिसको लीड कर रहे थे बार्थोलोम्यू डियाज। वो सदर्न टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए। जैसे ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के सदर्न टिप तक पहुंच गए थे हमारे बार्थोलोम्यू डियाज। कब? 1488 में। और इन एक्सप्लोरेशन का जो एक्सपेंसेस था वो कौन बियर कर रहे थे? हेनरी द नेविगेटर, पोर्तुगीज प्रिंस। These later come to be known as Cape of Good Hope। और जहाँ तक बार्थोलोम्यू पहुँचे थे उसको क्या बोलते हैं? Cape of Good Hope। Because the prospects of finding India seemed bright। वहाँ तक पहुँचने के बाद इंडिया ढूंढना बहुत आसान था। 1497 में एक और पोर्तुगीज एक्सप्लोरर आए, वास्को डी गामा। उन्होंने भी सेम रूट लिया और केप ऑफ गुड होप तक तो बार्थोलोम्यू पहुँच ही गए थे। उन्होंने उसको भी क्रॉस करके इंडियन ओशन पहुँच के कहाँ तक पहुँचे? कैलीकट। कैलीकट कहाँ पर है? आज प्रेजेंट डे में कैलीकट का नाम बदल के हो गया है कोझिकोड। तो 1947 में
पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा कहाँ पहुँच गए? कोझिकोड। अच्छा बच्चा, ये भी एक डाउट की बात है, बहुत सारे नेट सोर्सेज यहाँ पर 1498 कहते हैं, कुछ बुक्स में यहाँ पर 1497 है। अच्छा हाँ, ये है कि 1497 से ही स्टार्टेड हिज जर्नी, है ना, और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे वो पहुंचे 1498 में। ओके ओके ओके, क्लियर डाउट है ना। 1497 से ही स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड्स इंडिया, है ना, और जब वो पहुंचा जब 1498 हो चुका था। जो वास्को डी गामा की डिस्कवरी थी, जिसने नया सी रूट ढूंढा इंडिया तक पहुंचने, इंडिया तो था, इंडिया तक पहुंचने के लिए जो नया रूट ढूंढा, विच लेटर बिकेम द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट, और बाद में ये इतना इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बन गया कि बहुत सारी फॉरेन पावर इन्हीं रास्तों से, इसी रास्ते से कहाँ पहुंची? इंडिया। एम आई क्लियर है यार? ये वाला डाउट क्लियर है? 1497 में जर्नी स्टार्ट हुई और पहुंचेगा 1498। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन सेलर थे जो स्पेन में रहते थे कहाँ के? इटली के। रहते कहाँ थे? स्पेन में थे। वो वेस्टवर्ड गए यूरोप से। देखो, ये अगर यूरोप है तो बार्थोलोमियो यहाँ तक पहुँच पाए, फिर बार्थोलोमियो के आगे निकले, इंडिया पहुँच गए हमारे वास्को डी गामा। पर ये जो भैया थे क्रिस्टोफर कोलंबस, ये वेस्टवर्ड चले, ये दोनों ईस्टवर्ड। ठीक है, यूरोप से वेस्टवर्ड चले, और इनको हेल्प कौन कर रहे थे? किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन। कोलंबस बहुत श्योर थे कि वो ईस्ट, ही कुड रीच द ईस्ट इफ ही सेल्ड वेस्टवर्ड फ्रॉम यूरोप। ये कोलंबस का एक विचार था, और सही भी है। अगर थोड़ा और आगे चले जाते तो उनको ईस्ट मिल भी जाता, क्योंकि दुनिया है गोल 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 गोल। देखो, ये अगर आते हैं, ये यहाँ से चलना चालू करेंगे तो एक टाइम के बाद यहाँ पहुँच ही जाएंगे। ये यहाँ से चल के भी यहाँ पहुँच सकते थे, तो इनका विचार था कि ये वेस्ट जाके भी ईस्ट में पहुँच ही जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? देखो बेटा, ये दुनिया गोल है। अगर यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की, पूरा घूम के यहाँ आ सकता है ना, आ सकता है। तो ये कहाँ पहुँचे? वेस्टवर्ड चले, और बाकी वास्को ड गामा और बार्थोलोमियो ईस्ट तरफ चले। तो ये श्योर थे कि ईस्ट में पहुँचेंगे अगर ये वेस्टवर्ड सेल करेंगे। पर आफ्टर सेलिंग वेस्टवर्ड क्रॉस अटलांटिक ओशन फॉर 2 मंथ, जैसे ही 2 महीनों में इन्होंने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया, ये कैरेबियन आइलैंड पहुंच गए, सेंट्रल अमेरिका। अब देखो बेटा, नॉर्थ अमेरिका आपने सुना, ये नॉर्थ अमेरिका है ना। यहाँ पे आपने साउथ अमेरिका भी सुना है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। ये अगर नॉर्थ अमेरिका है, ये इस्तमस ऑफ पनामा है, और ये साउथ अमेरिका, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। इन्होंने और वॉयजेस किया और मोर लैंड्स को सर्च किया कैरेबियन में, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ वेनेजुला, वेनेजुला के कोस्ट तक पहुँचे। ठीक है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन नहीं, साउथ अमेरिकन है। Until his death, Columbus believed that he had found route to east. जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसको हमेशा यही लगता रहता था, मैं ईस्ट में ही पहुँचा हूँ, ईस्ट में ही पहुँचा हूँ। Little did he know that he had actually discovered America, a new continent. बेचारे को पता ही नहीं चला, उसकी डेथ ही हो गई कि उस एक नए कॉन्टिनेंट की खोज की है। भाई, कंट्री थी इंडिया, इंडिया से भी ज़्यादा एक कॉन्टिनेंट उसने खोज लिया है, अमेरिका। फिर वहाँ पहुँच के स्पेन और पोर्चुगल ने डिवाइड कर लिया इस न्यूली डिस्कवर्ड लैंड को इन द ईस्ट एंड वेस्ट बिटवीन देमसेल्फ। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर लिया। किस किसने डिवाइड किया भैया? स्पेन और पोर्चुगल। ये जो डिस्कवरी हुई, इससे स्टडी ग्रोथ हुई, ट्रेड की, कॉमर्स के अब नए नए रास्ते मिलते जा रहे हैं। गुड बनाओ और बेच दो, नई क्लास आई, एमर्ज हुई, रिच मर्चेंट्स की। ये जो मर्चेंट्स थे, इन्होंने बहुत पैसा कमाया बेटा, एंड हेल्प द रूलर टू बिल्ड प्रॉस्पर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल स्टेट। और इसी पैसे से टैक्स भर भर के एक बढ़िया सा स्टेबल स्टेट तैयार किया, किंग को भी हेल्प किया। और जो किंग्स की डिपेंडेंस थी ऑन फ्यूडल लैंड्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, और फिर राजा की जो फ्यूडल लॉट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस थी वो भी ख़त्म हो गई। ये जो वेल्दी मर्चेंट्स थे, जो प्रोफेशनल क्लास थी, इसमें डॉक्टर्स भी थे, लॉयर थे, टीचर्स थे, ये फॉर्म करते थे मिडिल क्लास। और जो मिडिल क्लास थी इन जनरल, उसमें मर्चेंट्स इन पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, सबसे ज़्यादा पैसा मर्चेंट्स के पास था। और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी इन लोगों ने किया, ह्यूमन काइंड की प्रोग्रेस भी इन्हीं लोगों ने की। ये जो डिस्कवरीज थी इन्होंने
बहुत ज़्यादा एनरिच किया लोगों के नॉलेज को भी। वर्ल्ड की ज्योग्राफी हमें पता चलने लगी, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, सेंट्रल अमेरिका में क्या है, इंडिया में क्या है, साउथ अमेरिका में क्या है, सब पता लगने लगा। मैप बनने लग गए और रिवॉल्यूशनरी इकोनॉमिक चेंजेस आए यूरोप में। एंड सेट इन मोशन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, और यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगी बेटा, कॉलोनाइजेशन के नए नए रास्ते मिल गए। कॉलोनाइजेशन होगा अब एशिया का, अफ्रीका का और लैटिन अमेरिका। So dear students, I am ending this video here only. I will discuss reformation in the next